वेलकम टू करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के टॉप 10 सीरीज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एक बार फिर से हम हाजिर हैं करंट अफेयर्स के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी हो, पीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो या फिर बैंक्स हो, आप इन वीडियो को एक बार जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो में करंट अफेयर्स के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का संग्रह है और उन क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं सारे इस वीडियो में बताए गए हैं। तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसके साथ साथ ही हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें अपने देश के बारे में जितने राज्य हैं, जितने केंद्र शासित राज्य हैं, उन सभी के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जितने भी जनरल नॉलेज हैं, उन सभी का हमने वीडियो स्टार्ट कर दिया है। यदि अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वो वीडियो ज़रूर देखिए। और सरकारी जॉब से रिलेटेड जितने भी अपडेट होते हैं सारे हम आप तक प्रोवाइड करते हैं। तो इन सब की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करेंट अफेयर्स। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व डॉग दिवस कब मनाया गया है? वर्ल्ड डॉग डे कब मनाया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उत्तर होगा 9 अक्टूबर। अभी 9 अक्टूबर को विश्व डॉग दिवस मनाया गया है। अब ये मनाया क्यों जाता है? तो लोगों के दैनिक जीवन में डॉग की भूमिका को बताने और देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में इसके योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 9 अक्टूबर को विश्व डॉग दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने की घोषणा की है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आंसर होगा 9.6%, यानी कि 9.6% रहने का घोषणा किया है वर्ल्ड बैंक ने चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी, यानी कि इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही है, 9.6%। अब बात है वर्ल्ड बैंक की। वर्ल्ड बैंक ने इसकी घोषणा की है। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी और प्रेसिडेंट है डेविड मालपास और एमडी एंड सीएमओ हैं अंशुला कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसके बारे में थोड़ी डिटेल से जानकारी लेंगे। क्वेश्चन है हमारा, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ 2020 के विजेता कौन हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उत्तर होगा लुईस ग्लुक। अभी लुईस ग्लुक को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ 2020 का विजेता घोषित किया गया है। अब इनको क्यों दिया गया है इसके बारे में भी जानते हैं। वह मशहूर कवित्री यानी कि एक पोइट्रीज हैं और अमेरिका की रहने वाली हैं। क्यों चुना गया है इन्हें? तो उन्हें बेमिसाल काव्य आवाज़ के लिए चुना गया है। फॉर हर अनमिस्टेकेबल पोएटिक वॉइस विद असिस्टियर ब्यूटी मैक्स इंडिविजुअल एंगस्टेज वर्चुअल यूनिवर्सल। हिंदी में कहें तो यह अवार्ड उनकी शानदार काव्य शैली के लिए दिया गया है, जो व्यक्तिगत अस्तित्व को सार्वभौमिक पहचान दिलाती है और जिसमें सादगी भरी सुंदरता का अप्रतिम वर्णन है। बहुत ही अच्छी आवाज़ इनकी, इनकी काव्य शैली जो है बहुत ही उत्तम प्रकार की है, इसलिए इनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया है। स्वीडिश नोबेल कमेटी ने 8 अक्टूबर को साहित्य का नोबेल प्राइज़ देने की घोषणा की है। इससे पहले मेडिसिन, फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्षेत्र में भी नोबेल प्राइज़ का ऐलान हो चुका है। सभी पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि यानी कि 10 दिसंबर को स्टॉकहोम में दिए जाएंगे। 2020 में नोबेल प्राइज़ का अमाउंट कितना है ये भी जान लेते हैं एक बार, कि 2020 में जो नोबेल प्राइज़ का जो अमाउंट है वो कितना है। स्वीडिश क्रोन में बात करें तो इसका जो अमाउंट है वो है 10 मिलियन स्वीडिश क्रोन, और यूएस डॉलर में बात करें तो इसका जो अमाउंट है वो है 11,26,000 यूएस डॉलर, और इंडियन रुपी में बात करें तो इसका जो अमाउंट का प्राइज़ का जो अमाउंट है वो है 8,26,00,000 भारतीय रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और
ये फ्यूचर का बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको थोड़ा डिटेल में जानकारी लेंगे। क्वेश्चन है हमारा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI शिखर सम्मेलन राइज 2020 का आयोजन 5 से 9 अक्टूबर तक किस मंत्रालय ने किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उत्तर होगा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। यानी कि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शिखर सम्मेलन जो 5 से 9 अक्टूबर को हुआ है, उसका आयोजन इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किया है और इसके हमारे जो मंत्री हैं वो हैं रविशंकर प्रसाद। अब ये क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भारत को इसकी ज़रूरत क्यों है, फ्यूचर में इसकी आखिर इतनी ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है? सबसे पहले जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। तो कंप्यूटिंग डिवाइस को ह्यूमन इंटेलिजेंस की कैपेसिटी प्रोवाइड करें, यानी कि कंप्यूटर का जो वॉइस है उसको एक मनुष्य की तरह बनाया जाए। जिस तरह से एक मनुष्य बीइंग यानी कि जिस प्रकार से एक मनुष्य का दिमाग सोचता है, उसी प्रकार से कंप्यूटर डिवाइस भी सोच सके, खुद निर्णय ले सके। यानी कि जिस प्रकार एक मनुष्य सोचता है किसी भी काम को करने से पहले क्या काम अच्छा है और क्या काम बुरा है, क्या काम करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिस प्रकार मनुष्य अच्छा भला सोचता है उसी प्रकार कंप्यूटर भी सोच सके, यही है इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यह काम बहुत ही कठिन है, काफ़ी कठिन और जटिल है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 में आया हुआ था, यानी कि अभी जो यूपीएससी के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उसमें प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत, यानी कि इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत की क्या स्थिति है? तो जून 2020 में इंडिया ने ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि GPAI को ज्वाइन किया था। यानी कि इसी साल 2020 जून 2020 में भारत ने इस संस्था को ज्वाइन किया था ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और डेवलपमेंट बेहतर ढंग से किया जा सके। इस संगठन में USA, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी और न्यूजीलैंड सहित कई और देश भी हैं। इसके बाद अब अक्टूबर 2020 में रेज 2020 का आयोजन किया गया है। 5 से 9 अक्टूबर तक डिस्कशन हुआ कि मानवता के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे यूज किया जाए। जो समिति का आयोजन हुआ था वो 5 से 9 अक्टूबर तक हुआ था और इस पूरे समिति के पूरे इसके दौरान यही डिस्कशन हुआ है कि इसको कैसे यूज किया जाए, किस डिपार्टमेंट में यूज किया जाए। तो ये जो इसका जो हल निकल के आया है, जो बातें सामने आई हैं उसके आधार पे ये कहा गया है कि हेल्थ के क्षेत्र में इसको यूज किया जा सकता है, एजुकेशन के क्षेत्र में यूज किया जा सकता है, मोबिलिटी के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में इसको यूज किया जा सकता है। इन सभी मुद्दों पर इसका डिस्कशन हुआ है। क्यों ज़रूरी है ये आयोजन, कि ये आयोजन क्यों ज़रूरी है? यह आयोजन हो रहा है कि इससे पता चलता है कि आने वाले वक्त में ग्लोबल इकोनॉमी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा रोल होगा। जाहिर सी बात है, यदि कंप्यूटर खुद सारा काम करने लगे, अच्छा बुरा खुद सोचने लगे, क्या ज़रूरी क्या ज़रूरी नहीं है, तो इसका बहुत बड़ा रोल हो सकता है। इंडिया ICT यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। यानी कि अपना भारत जो है वो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। अगर नंबर 1 बनता है या अपने नंबर 2 की पोजीशन को बरकरार रखना है तो उसमें डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर काम करना होगा नई तकनीकी के लिए। यानी कि जो भारत अपना है वो इस क्षेत्र में सबसे बड़ा इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सेकेंड एक्सपोर्टर है, दुनिया में दूसरे नंबर पे है। और यदि इसको नंबर 1 बनना है या फिर नंबर 2 की पोजीशन बरकरार रखनी है तो उसको डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में नई नई चीज़ों पर काम करना होगा।
इस तरह की समिट से लोगों में अवेयरनेस बढ़ती है ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा मिल सके, इसको बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है NCERT के पुस्तकों को सांकेतिक भाषा में तैयार करने के लिए किस संगठन के साथ समझौते MOU पर सिग्नेचर किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उत्तर होगा ISLRTC, यानी कि ISLRTC के साथ NCERT के पुस्तकों को सांकेतिक भाषा में तैयार करने के लिए संगठन के साथ, इस संगठन यानी कि ISLRTC के साथ MOU पर सिग्नेचर किया गया है। पहले बात करते हैं NCERT की फुल फॉर्म की। तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यानी कि हिंदी में बताएं तो इसका हिंदी में होगा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। किसके साथ समझौता हुआ है? तो समझौता हुआ है ISLRTC, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। यह MOU केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत की मौजूदगी में 6 अक्टूबर 2020 को हुआ है। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम की कक्षा 1 से लेकर 12 तक की सभी NCERT किताबों को इंडियन साइन लैंग्वेज में भी तैयार किया जाएगा। इस समझौते के तहत ये बात हुई है कि हिंदी और अंग्रेजी माध्यम की जितनी भी किताबें हैं 1 से लेकर 12 तक की, उन सभी NCERT किताबों को इंडियन साइन लैंग्वेज में भी तैयार किया जाएगा। अब इस समझौते के बाद उनकी शब्दावली बढ़ेगी, बल्कि कॉन्सेप्ट को समझने में क्षमता का भी विकास होगा। कॉन्सेप्ट को समझने की जो क्षमता है उसका भी विकास होगा और इसकी शब्दावली भी बढ़ेगी, अच्छी होगी। मुखबाधिर बच्चों में संकेतों को समझने की कला बचपन से ही विकसित हो जाती है, यानी कि जो बच्चे बोल नहीं सकते हैं उनको अपनी बात कहने और समझने के लिए उनमें जो संकेतों को समझने की जो कला है वो बचपन से ही विकसित हो जाती है। ऐसे में ही जरूरी है कि उनकी ज़रूरत के हिसाब से भी पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जाए, इसलिए ये समझौता किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI का नया डिप्टी गवर्नर किसे बनाया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उत्तर होगा M राजेश्वर राव को। M राजेश्वर राव को अभी RBI का नया डिप्टी गवर्नर बनाया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही है, M राजेश्वर राव। RBI के डिप्टी गवर्नर के 4 पद होते हैं और 4 डिप्टी गवर्नर का नाम इस प्रकार है MD पात्रा, BP कानूनगो, MA जैन और M राजेश्वर राव। अभी डिप्टी गवर्नर का पद जो है पिछले 6 महीनों से खाली था। 3 थे जो कि चौथे नंबर के जो पूर्व गवर्नर थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और पिछले 6 महीनों से इस पद पे किसी का चुनाव नहीं हुआ था कोविड-19 के कारण। तो इसी बीच इनका चुनाव हुआ है चौथे डिप्टी गवर्नर का और चौथे डिप्टी गवर्नर हैं M राजेश्वर राव। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में मारियो मोलिना का निधन हुआ है, ये कौन थे? मारियो मोलिना कौन थे? अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है। तो ये एक वैज्ञानिक थे, ये एक मैक्सिको के वैज्ञानिक थे और हाल ही में इनका निधन हुआ है। इनका नाम क्यों इम्पोर्टेंट है इतना जानते हैं? तो नोबेल पुरस्कार विजेता एकमात्र मैक्सिको के साइंटिस्ट थे। ये मैक्सिको के एकमात्र साइंटिस्ट हैं ये जिनको नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है, इसलिए इनका नाम इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसने ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग शुरू करने के लिए IRCTC के साथ समझौता किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उत्तर होगा अमेज़ॉन इंडिया। तो अभी अमेज़ॉन इंडिया ने ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग शुरू करने के लिए IRCTC के साथ समझौता किया है। अब समझौता IRCTC के साथ हुआ है तो IRCTC का फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। क्या है?
इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। समझौता अमेज़ॉन इंडिया ने किया है। तो अमेज़ॉन की स्थापना हुई थी 1994 में। हेडक्वार्टर है इसका यूएसए में और सीईओ हैं जेफ बेजोस। और जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर इंसानों की लिस्ट में पहले नंबर पे हैं। दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं जेफ बेजोस। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन रखा गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। तो अभी उत्तर प्रदेश के रेलवे स्टेशन नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन रखा गया है। अब क्यों रखा गया है? क्योंकि नौगढ़ जो है वो बुद्ध भगवान के नाम पे, सिद्धार्थ बुद्ध भगवान का जो नाम है, सिद्धार्थ बचपन का नाम है उनका, उनके नाम पे रखा गया है। क्योंकि नौगढ़ जो है वो लुम्बिनी के नज़दीक पड़ता है और लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, लुम्बिनी के कुंडग्राम में, और नौगढ़ उसी के नज़दीक है, इसलिए इसका नाम बदलकर सिद्धार्थ के नाम पे सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन रखा गया है। अब बात है उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। और आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के गवर्नर का भी एडिशनल चार्ज मिला हुआ है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस, राजकीय पुष्प है पलाश, राजकीय वृक्ष है अशोका वृक्ष। मनरेगा के तहत उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा रोजगार दिया गया है। उत्तर प्रदेश में ही हर्बल रोड प्रोजेक्ट भी लॉन्च हुआ है। इसमें क्या है कि रोड के दोनों तरफ पेड़ लगाए जाएंगे और ऐसे पेड़ लगाए जाएंगे जिससे औषधियाँ बनती हैं। उत्तर प्रदेश में ही दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और उत्तर प्रदेश में ही पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा में ई लर्निंग के लिए यूट्यूब चैनल डिस्टावो शुरू किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उत्तर होगा गोवा। तो गोवा सरकार ने अभी उच्च शिक्षा में ई लर्निंग के लिए एक यूट्यूब चैनल शुरू किया है डिस्टावो। आप इसका नाम याद रखिए। बात है गोवा की। तो गोवा की कैपिटल है पणजी। चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत और गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। और भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के भी गवर्नर हैं। गोवा 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से मुक्त हुआ था, इसलिए 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस यानी कि गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है। 23 मई को गोवा स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। अब है कल के क्वेश्चन का आंसर। दुनिया की सबसे तीखी मिर्ची डले खुर्सनी को किस राज्य का जीआई टैग मिला हुआ है? 4 ऑप्शन दिए गए थे। उत्तर है सिक्किम। सिक्किम की ये मिर्ची है डले खुर्सनी और इसी को अभी जीआई टैग मिला हुआ है। यह मिर्ची दुनिया की सबसे तीखी मिर्चियों में से एक है और स्थानीय बाज़ार में इसकी कीमत अभी 480 रुपये प्रति किलो बताई जा रही है। अब है आपके लिए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने की घोषणा की है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और मैं आखिरी में एक बार आपसे फिर से कहता हूँ, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, यदि आपकी ज़रा से भी नॉलेज में ये वीडियो आपकी हेल्प कर रही हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, क्योंकि आपका शेयर करना ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।